तो सहायक ग्रंथियां कितनी होती है? 3 होती है। कितनी होती है? अग्नाशय, यकृत। सबसे पहले बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। दूसरी यकृत। दूसरी हम बात करते हैं किसकी? यकृत। यकृत की। तीसरी अग्नाशय। तीसरी है अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि। तो लार ग्रंथि है लाल स्तर तो मुख में पाई जाती है और ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली जो ग्रंथि है कर्णपूर्व, जिसको हम कहते हैं कर्णपुरों या जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं इंग्लिश नाम है पैरोटिड ग्रंथि। अधजीवा, अधोजीवा। और दूसरी होती है अधोजीवा और तीसरी होती है वो अधोजम। अधोजम, अधोजम। तो ये 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथि जो कर्णपुर है वो अपने कान वाले भाग से पहले यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए इसको कर्णपुर कान से पहले पाई जाती है, इसलिए कर्णपुर ग्रंथि या इसको पैरोटिड ग्रंथि भी कहते हैं। अधोजीवा और अधोजम तो जीभ के नीचे वाले भाग में, गालों में, यानी जो नीचे वाला जबड़ा है जीभ के नीचे वाले भाग में और यहाँ साइड में गालों में पाई जाती है। इसी प्रकार की लार ग्रंथि होती है। अब हम बात करते हैं लार ग्रंथि में पाया क्या जाता है? लाल। लार में क्या होता है? लाल स्तर एक तो टाइलिंग एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? एक या जिसको कहते हैं कहीं जगह आपको एमिलेज लिखा हुआ पढ़ने को मिलेगा और कहीं आपको एमाइलेज लिखा हुआ पढ़ने को मिलेगा। दोनों सेम ही है। हाँ सेम ही है। ग्लाइकोजन होती है। तो लार में टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है और एमिलेज या एमाइलेज पाया जाता है। जैसे ही आपने भोजन मुख में लिया और मुख गुहा में गया, मुख गुहा में जैसे आप भोजन चबाते हो तो इन तीनों स्थानों से कर्णपुरों से अधोजीवा और अधोजम जो लार ग्रंथि है उनसे लार स्रावित होती है। क्या होती है? लार स्रावित होती है। कहते हैं जब मिठाई का नाम लेते हैं किसी के मुख से पानी आता है, लार टपकती है। तो लार के अंदर क्या पाया जाता है? टाइलिंग एंजाइम पाया जाता है, एमिलेज पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है? तो एंजाइम क्या करते हैं, जब भोजन हमने लिया तो उसमें क्या था? भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन था, प्रोटीन और वसा, विटामिन, वसा थी। तो इनका क्या होगा? तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में कैसी कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च लिया आपने, क्या लिया? स्टार्च। स्टार्च होती है, स्टार्च को मंड बोलते हैं दूसरी भाषा में। हाँ, तो जैसे आलू में सबसे अधिक होती है, शकरकंद में होती है शर्करा सर, शर्करा। हाँ शर्करा। तो इसके ऊपर टाइलिन एंजाइम कार्य करता है, ग्लाइकोजन बनाते हैं और ये किसमें बदलता है? माल्टोज में परिवर्तित करता है। किसमें बदलता है? माल्टोज। तो ये पॉलीसेकेराइड शर्करा है पॉलीसेकेराइड और ये ट्राइसेकेराइड शर्करा है, यानी ये जटिल यौगिक है। जटिल से क्या बन रहा है? सरल यौगिक बन रहा है। तो कौन बनाने का कार्य करता है? टाइलिन एंजाइम। और जो मुख्य के अंदर जो लार स्रावित होती है तो उसका पीएच होता है 6.8, यानी बहुत ही हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय प्रकृति का होता है। तो पीएच 6.8 होता है, हल्का अम्लीय है। तो मुख के अंदर जितने भी भोजन के साथ जीवाणु वगैरह आते हैं वो भी कम पीएच के कारण क्या होते हैं? नष्ट होते हैं। क्या होते हैं सर? जल क्या सारी प्रक्रिया हमने जल 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 के अंदर अशुद्धियों के ऊपर डिपेंड करता है। ये जल एकदम प्योर है तो वो तो न तो अम्लीय है न सारी उदासीन होता है। अगर उसके अंदर अशुद्धि है, वो हाइड्रोक्साइड समूह की है तो वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। अगर कार्बोनेट वगैरह है तो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा। निर्धारित नहीं है जल क्या है, कौन सी प्रकृति का है, निर्धारित नहीं है। निर्धारित होता है उधर जो प्योर जल होता है 100%, जिसको मासूद जल कहते हैं, डिस्टिल वाटर बोलते हैं, वो एकदम उदासीन होता है, जिसका पीएच मान 7 होता है। ना वो ना तो उसका स्वाद होता है, स्वादहीन होता है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें बात क्या कर रहे हैं कि लार ग्रंथि है वो 3 प्रकार की होती है, कर्णपुर, अधोजीवा और अधोजम। और इन ग्रंथियों के द्वारा टाइलिन एंजाइम, मैग्नीज एंजाइम का स्रावित होता है और इनके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें टूटती है? सरल यौगिकों में टूटती है। तो मुख के अंतर्गत ही भोजन का पाचन क्या हो गया? शुरू हो गया, यानी मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू हो गया। तो प्रश्न बनता है 1 नंबर का कि भोजन का पाचन किस भाग में शुरू हो जाता है? मुख गुहा में शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है? क्योंकि सबसे पहले किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे हम बात करते हैं यकृत ग्रंथि का।
तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। वो कौन सी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। देखा मेरा प्रश्न कैसे पुट होता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मनुष्य के शरीर में? यकृत। यानी इसका वजन है वो 1.2 किलोग्राम से लगातार 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। बड़ो छोटो 1.5 किलो के बराबर वजन होता है इसका। और ये हमारे शरीर में किस साइड पाई जाती है? इस साइड, लेफ्ट साइड। नहीं, दाईं ओर या बाईं ओर? तो बाईं ओर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बाईं ओर। और यकृत है, किससे बना होता है? यकृत पालिकाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? यकृत पालिका। और ये पालिका कितनी होती है? 2। यानी यकृत है तो पालियों के रूप में बना हुआ है। पालिका मतलब समझते हो? टोपी क्या कहते हैं? जैसे कोई एक बेड बांधते हैं जिसके अंदर पानी देना होता है, पानी संग्रहित करना होता है, उस बेड को हम क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब। तो यकृत है वो 2 पालियों से मिलकर बना है। और ये 2 पाली आगे अगर हम एक तरफ से जैसे यहाँ से देखेंगे तो 2 पाली बटेगी, और सामने से भी देखेंगे तो कितनी पाली में बटा होगा? 2 पाली। यानी 2 वर्टिकल भी होती है, 2 हॉरिजॉन्टल भी होती है। और यकृत का कार्य क्या होता है? ज्यादा यकृत की संरचना के बारे में बात करें। पेप्सिन और नहीं, यकृत का कार्य होता है पित्त लवण छोड़ना, पित्त रस का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? पित्त रस। सर लवण भी लिख सकते हैं, लवण भी तो और यकृत के बहुत सारे कार्य हैं। हमने पहले भी बात की, जब भोजन का हमने ग्लूकोज अधिक मात्रा में लिया भोजन के अंदर, क्या था अपने भोजन में? ग्लूकोज अधिक मात्रा में। तो भोजन का ग्लूकोज है वो किसमें बदलता है? यकृत ग्लाइकोजन में बदलता है। अपने शरीर में भोजन हमने ज्यादा खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा थी, जिसमें ग्लूकोज ज्यादा था, अपने शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, तो ग्लूकोज को संग्रह किया जाता शरीर में, जब आवश्यकता पड़ने पर वापस काम में छोड़ जाएगा। तो ग्लूकोज को वो किसमें बदल के संग्रह करता है? ग्लाइकोजन। तो हमने आपने पढ़ा था लास्ट ईयर में पढ़ रहे थे कि जंतु कोशिकाएं का अपना भोजन का संग्रह किसमें करता है? ग्लाइकोजन में करता है। तो ग्लाइकोजन बदलने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में बदलता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य भी कौन करता है? हाँ, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी यकृत बदलता है और ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है यकृत। जैसे आपने रखा उपवास रखा तब आपने भोजन नहीं किया, शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता रहती है, तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? वापस ग्लाइकोजन। पहले से भोजन संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में, उसका वापस ग्लूकोज में जोड़ा जाता है। और भी यकृत के कार्य हैं। यकृत है वो हिपेरिन का स्रावित करता है। किसको स्रावित करता है? आपके सिलेबस में नहीं है। हिपेरिन का स्रावित करता है। और हिपेरिन क्या कार्य करता है? रक्त को थक्का जमाने से रोकता है। यानी अपना खून है वो धमनियों में बहता है, रक्त धमनियों में, धमनियों एवं शिराओं में बहता है। धमनियों एवं शिराओं में रक्त जमे नहीं, इसलिए हिपेरिन का स्रावित करता है। कौन करता है? यकृत करता है। और विटामिन ए का संश्लेषण भी कौन करता है? यकृत करता है। यानी कि 2 प्रकार की प्रोटीन होती है, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन। इनका निर्माण भी कौन करता है? यकृत करता है, ताकि रक्त का थक्का जम सके। रक्त का थक्का जमाने का कार्य भी कौन करता है? यकृत ही करता है। तो यकृत है अपने को इंडिविजुअल किसके बारे में पढ़ना है? पित्त रस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? तो यकृत की पालिकाएं होती है जिसके अंतर्गत यकृत के अंतर्गत षटकोणीय कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर? हाँ, पूछ लेना बात। षटकोणीय कोशिकाएं होती है और उन षटकोणीय कोशिकाएं किसका स्राव करती है? पित्त रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? और पित्त रस जब अधिक मात्रा में बन जाए तब वो कहाँ संग्रह रहते हैं? पित्ताशय में संग्रह किए जाते हैं। अपनी थैली में छोटी संरचना होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं, उसमें पित्त रस संग्रहित रहता है। तो पित्त रस पित्ताशय में संग्रह रहते हैं और पित्ताशय से नलिकाओं के द्वारा ग्रहणी भाग में पहुंचाए जाते हैं। अब पित्ताशय का कार्य क्या होता है? पहला है
पित्त रस को हमने वसा खाई, वसा। यानी कि हमने तेल मूंगफली वगैरह बादाम वगैरह खाई, उनके अंदर वसा थी। हाँ और उस वसा का पाचन है वो किसके द्वारा होता है? पित्त रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्त रस। यानी वसा की जो बूंदें बड़ी होती है उस बूंदों को छोटे छोटे रूपों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ा जाता है और इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। यानी वसा है छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूटती है, हाँ सर मिसेल कहते हैं। या जिसे हम कहते हैं वसा का पाइसीकरण। क्या कहते हैं? पाइसीकरण। मिसेल। यानी कि इमल्सिफिकेशन। यानी वसा छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूटती है। हाँ यानी जटिल वसा की जटिल यौगिक है वो सरल यौगिक में टूटे, जिसे वसा है छोटी छोटी बूंदों के रूप में टूट गई, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इस प्रकार की संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? मिसेल संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसेल। मिसेल संरचना। हाँ तो अब ये ग्रंथि क्या कार्य करती है? पित्ताशय का निर्माण करती है। हाँ। एक मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये कहाँ पाई जाती है? बाईं ओर पाई जाती है। बाईं ओर। और मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसका वजन 1.5 किलो के बराबर होता है। छोटे बच्चों में दोनों में एक समान। नहीं, वयस्क का जो हमेशा किसी का वजन देखा जाता है वयस्क का देखा जाता है, तो छोटे का देखा जाता है ना बड़े का देखा जाता है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्लड प्रेशर होता है बीपी, उसका मान 120 से 80 एमजी होता है। हाँ तो ये हमेशा सामान्य जो शरीर वयस्क व्यक्ति होता है उसका नापा जाता है। छोटा बच्चा होता है उसके अंदर ब्लड प्रेशर 120 से बहुत अधिक होता है, हाई होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है घटता जाता है। ब्लड प्रेशर का मान घटता जाता है, यानी हृदय द्वारा पंप करने की क्षमता वो घटती जाती है। जब खान पान अच्छा रहेगा तो हृदय अपना ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से करेगा तो जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। तो हम आगे बात करेंगे। अग्नाशय ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है अपनी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि भी क्या है? ये भी पेट के आसपास पाई जाती है, मस्तिष्क बनाई होती है और इस ग्रंथि के द्वारा घेरी रहती है। यानी कि जो लसिका दो प्रकार की पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि है इसका मुख्य रूप से आपको दो प्रकार से कार्य करती है। हमने एक बात की अंतःस्रावी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी। और बाह्यस्रावी। बहिःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करती है। अंतःस्रावी का आंतरिक यानी कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागॉन और इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन। और बहिःस्रावी के रूप में क्या कार्य करती है? आंतरिक रस अग्नाशय रस। अग्नाशय रस का स्रावन करती है। अब बात आती है, हम पढ़ रहे तो अंतःस्रावी से बात कर रहे हैं बहिःस्रावी। हाँ बहिःस्रावी और अंतःस्रावी का मतलब क्या है? अंतःस्रावी से तात्पर्य है कि अपने इसके अंदर जो भी निर्माण होता है वो सीधे रक्त में छोड़े जाते हैं। जो भी एंजाइम हो चाहे हार्मोन हो कहाँ छोड़े जाते हैं? सीधे रक्त के अंदर छोड़े जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। बहिःस्रावी का मतलब है किसी दूसरे विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं उनके अंदर अपने रसों को छोड़ना क्या कहलाता है? बहिःस्रावी प्रकार। ग्रहणी में छोड़ देते हैं। क्या? ग्रहणी में छोड़ देते हैं। ग्रहणी में अपने अग्नाशय रस छोड़ती है नलिकाओं के द्वारा। यानी किसी दूसरे तंत्र के अंदर जो क्रियाशील होते हैं उनके अंदर जो अगर एंजाइम या कोई रस छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बहिःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब है अपने उत्पाद है वो सीधे रक्त में छोड़े जाए, इसीलिए हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी के तौर पर वो दो प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। तो ग्लूकागॉन हार्मोन एक होता है, इंसुलिन हार्मोन, और ये दोनों हार्मोन है वो एक विशेष प्रकार की कोशिका है उनके द्वारा छोड़े जाते हैं। उन कोशिकाओं का नाम है लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका। अनेक साइंटिस्ट द्वारा खोज की गई थी, इसलिए इन कोशिकाओं क्या कहते हैं? लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका। उन कोशिकाओं के द्वारा क्या छोड़ा जाता है? दो प्रकार के हार्मोन छोड़े जाते हैं और ये कोशिकाएं बीटा लैंगरहैंस द्वीप कोशिका है। बीटा वो तो इंसुलिन हार्मोन में छोड़ती है और जो अल्फा लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका है वो ग्लूकागॉन हार्मोन को स्रावित करती है। इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन है वो ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। कम करता है। यानी अपने रक्त के अंदर जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा कम करता है।
ग्लूकोज कहाँ की बात कर रही है? रक्त में। हाँ, रक्त में रक्त में ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? कम करता है। कम करता है। यानी अपने ब्लड है, खून है, इसके अंदर अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है तो तुरंत रूप से अग्नाशय ग्रंथि सक्रिय होगी और इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करेगी। और इंसुलिन हार्मोन जैसे ही छोड़ा जाएगा तो ये रक्त में ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर ग्लूकोज का स्तर बहुत ज्यादा कम हुआ तो तुरंत अग्नाशय ग्रंथि सक्रिय होगी और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होगा, ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ग्लूकागोन हार्मोन का क्या कार्य होता है? ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाना। स्तर को बढ़ाना। यानी ग्लूकोज का स्तर को क्या करेगा? वो बढ़ाएगा। तो एक दोनों हार्मोन है, एक दूसरे के क्या हो गए? पूरक हार्मोन हो गए। कैसे हार्मोन हो गए? पूरक हार्मोन। यानी जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी यानी ग्लूकोज का स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होगा। और जब ग्लूकोज का स्तर घटेगा तो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होगा। तो मधुमेह या डायबिटीज रोग के पेशेंट होते हैं जिसको हम शुगर कहते हैं। हाँ, डायबिटीज या मधुमेह रोग ज्यादा मीठा खाने से होता है, शर्करा ज्यादा बढ़- मधुमेह में या शुगर रोग होता है जिसको तीनों एक ही नाम है। हाँ, शर्करा। तो उनके शरीर में क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन अत्यधिक स्रावित होता है जिससे ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? रक्त के अंदर जाते हैं, खून के अंदर बढ़ जाता है। उसकी कारण तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार के रोग को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज। तो तुरंत रूप से डॉक्टर क्या लिखता है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं? इंसुलिन के ये अलग इंजेक्शन आते हैं। हाँ, सीधे रक्त में चले जाते हैं या तो इंसुलिन क्या करेगा? वापस ग्लूकोज के स्तर को कम करेगा। कम करेगा। थोड़ा तो हमने बात की कि अंतःस्रावी ग्रंथि के रोग में एक ग्लूकागोन हार्मोन इंसुलिन हार्मोन स्रावित करते हैं, बहिस्रावी तौर पे अग्नाशय रस में स्रावित करते हैं। और अग्नाशय रस का पीएच मान होता है 10 के लगभग होता है। अम्लीय प्रकृति शारीरिक 10 के लगभग प्रकृति होती है तो वो कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। 7.8 से कम होना चाहिए ना अम्लीय प्रकृति। 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम होगा तो अम्लीय है, 7 से अधिक हुआ क्षारीय। तो ये तो 3 प्रकार की ग्रंथियां थी। हमने किसके बारे में पढ़ा अभी तक? एक तो आहार नाली के बारे में पढ़ा, दूसरा आहार नाली के द्वारा सहायक ग्रंथियां कौन सी होती है। यानी हम पाचन की प्रक्रिया के अंग के बारे में पढ़ा, तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, बहुत कम। आगे हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र की क्रियाविधि। कैसे किया? यानी पाचन किस प्रकार से होता है? पाचन तंत्र की क्रियाविधि। चल पढ़े। हाँ, टाइम क्लियर है। टाइम है। आप क्लास में ये सर कल हम पढ़ेंगे। चलो पास में लिखा हुआ है कि कैल्शियम है ना, उसको सूखा रोग कहते हैं। कैल्शियम किसमें? कैल्शियम को सूखा रोग या रिकेट्स होता है उससे। कैल्शियम शुक्र इसमें लिखा